हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह क्राइम करते समय एक ना एक गलती जरूर करता है। वहीं पुलिस इन्हीं गलतियों को समझकर उसके क्राइम को उजागर कर देती है। क्या हो अगर किसी फिल्मी पर्दे की कहानी असल जिंदगी में उतर जाए और पुलिस फिल्म को समझकर उसी की तरह क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात कर रहे हैं किमसी जैन केस के बारे में। यह कहानी शुरू होती है भारत के पूर्वी मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट से। यहीं दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई नाम का एक शहर बसा हुआ है। भिलाई को स्टील सिटी ऑन सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो घटना 10 नवंबर 2015 की है। इस दिन सुबह सुबह ही एक शख्स सीधे यहाँ के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कॉल करते हैं। शख्स ने अपना नाम बताया, आईपी मिश्रा। यह छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम था। अरबपति का कारोबारी शख्स थे। यह गंगा जलीय एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन और शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन थे। साथ ही साथ इनके एक लौते बेटे अभिषेक मिश्रा इसी कॉलेज में डायरेक्टर भी थे। भिलाई से रायपुर तक इनके 4 कॉलेजेस चलते हैं। तो आईपी मिश्रा ने वहां के आईजी को कॉल किया और कहा कि इनका बेटा अभिषेक मिश्रा कल रात से ही लापता है, उसका फोन भी बंद है, आप पता लगाइए। चूंकि बात शहर के सबसे बड़े घराने, अच्छे खासे प्रभावशाली परिवार की थी, तो ऑफिसर भी हैरान होते हैं। आखिर ऐसे कैसे अभिषेक गायब हो गए हैं? यह बिना बताए कहाँ गए, किससे मिलने गए, वह ठीक होंगे या फिर नहीं, घर वालों को इसका कोई आइडिया नहीं था। सबसे पहले तो अभिषेक मिश्रा की मिसिंग कंप्लेंट जेवरा सिरसा पुलिस थाने में दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर मिश्रा परिवार के घर आते हैं जानकारी लेने कि अभिषेक मिश्रा कहाँ पर जा सकते हैं, उनका किन किन लोगों से रोज मिलना है, कल पूरे दिन वह किन लोगों से मिले। मिश्रा परिवार के मेंबर्स बताते हैं कि अभिषेक कल यानी 9 नवंबर को दिल्ली से लौटे थे। फिर शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच वह घर से निकल गए। बोले कि उन्हें बाहर कुछ काम है, थोड़ी देर में लौट आएंगे। वैसे अभिषेक की शादी हो चुकी थी, इनका एक बेटा और एक बेटी थी। ऐसे करते करते देर रात हो गई। अभिषेक का फोन स्विच ऑफ हो गया। घर वालों को लगा वो अभी काम में बिजी होंगे। इन सभी चीजों से घर वालों को कोई चिंता नहीं हुई। ये निश्चिंत होकर अभिषेक का इंतजार कर रहे थे। 10 नवंबर की सुबह में जब परिवार उठा तो पता चला कि अभिषेक अभी तक घर नहीं लौटे हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। इसके बाद अभिषेक के पिता आईपी मिश्रा आईजी को कॉल करते हैं। सारी चीजें सुन और समझकर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। परिवार के हर एक मेंबर से बात किया जाता है। इनकी पिछले दिन अभिषेक से क्या क्या बातें हुई थीं, उन्होंने बातों में कहीं जाने का जिक्र किया हो या कौन सा काम करने के लिए वह घर से बाहर गए या कुछ बता कह दिया हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अभिषेक अचानक ही जल्दी जल्दी में अपनी कार लेकर निकल गए थे। अभिषेक के इस तरह जाने से घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी 2 दिन बाद ही दिवाली का त्योहार भी था। अभिषेक के पिता, इनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज भी अभिषेक को इधर उधर ढूंढ रहे थे, अपने जानने वालों से कॉल करके पता कर रहे थे। उधर पुलिस भी अपनी जांच कर रही थी, पर कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। अगर अभिषेक वहां नहीं मिले जहां पर इनका रोज का आना जाना था ना, तो हो सकता है कि किसी ने उन्हें पैसों के लिए किडनैप कर लिया हो। पुलिस को इस एंगल में भी थोड़ा दम लगा, क्योंकि अभिषेक और उनके परिवार के पास 200 करोड़ की संपत्ति थी और करोड़ों कमा रहे थे। पुलिस के अधिकारी आईपी मिश्रा से पूछते हैं कि आपकी या आपके घर में किसी के बाहर कहीं कोई रंजिश या दुश्मनी तो नहीं थी? आईपी मिश्रा ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अभिषेक के जानने वालों, दोस्त, इसके साथ काम करने वाले सबकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। शायद इनमें से किसी का हाथ हो। अभी यह 10 नवंबर का ही दिन चल रहा था। इसी दिन हाईवे से गुजर रहे किसी ने पुलिस को खबर दी कि रायपुर एयरपोर्ट से कुछ दूर किसी की गाड़ी खड़ी हुई है। लावारिश हालत में नजदीकी पुलिस कार को बरामद करने के लिए जाती है। उधर चूंकि अरबपति अभिषेक मिश्रा गायब थे, पुलिस ने इनकी हर एक डिटेल, इनकी फोटो से लेकर जिस गाड़ी से निकले थे उसके नंबर तक स्टेट के हर एक पुलिस स्टेशंस में फ्लैश कर दिए थे। इसलिए पुलिस ने जब हाईवे पर खड़ी गाड़ी देखी तो समझ गए कि यह अभिषेक मिश्रा की कार है। भिलाई की पुलिस को इस बात की खबर दी जाती है। यह खबर बहुत अहम थी। अब जांच कर रहे अधिकारियों की एक टीम यहां पर पहुंचती है। गाड़ी को अच्छे से देखा जाता है, अच्छी तरह से तलाश ली जाती है, पर यहां से भी कोई सुराग या कोई क्लू हाथ नहीं लगा है। यह तो कंफर्म था कि गाड़ी अभिषेक की ही है, लेकिन वह अपनी कार यहां पर छोड़कर कहां जाएगा? ये भी हुआ चूंकि एयरपोर्ट करीब है तो वह प्लेन से कहीं चला गया हो, पर ऐसा नहीं था। जांच करने पर यह भी गलत साबित हुआ। शक हुआ कि किडनैपर्स ने यह काम किया है। वैसे छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में नक्सलियों का भी बहुत प्रभाव है। पुलिस के पास बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस भी आते हैं। पुलिस का शक सीधे ही इन नक्सलियों पर जाता है। अभिषेक की गाड़ी भिलाई से रायपुर के बीच मिली। इन्हीं रास्तों के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जाते हैं। बीच में ही कुम्हारी करके टोल प्लाजा पड़ता है। यहाँ के कैमरों को भी देखते हैं, खास तौर से उस समय के देखे गए जब अभिषेक अपने घर से निकला था, यानी 9 नवंबर की शाम के ढूंढते ढूंढते पुलिस को टोल प्लाजा के कैमरे में एक गाड़ी नजर आई। टाइमिंग थी 9 नवंबर के देर रात।
कि गाड़ी तो कैमरे में कैद हो गई, लेकिन ड्राइवर नहीं, उसका चेहरा धुंधला था, साफ साफ दिख नहीं रहा था। कितनी भी क्वालिटी बढ़ा ले, इस पर ही उसका चेहरा साफ नहीं हो सका। जिस तरह के कपड़े अभिषेक पहनकर घर से निकला था, ड्राइवर के कपड़े अलग थे, यानी यह कोई और ही था। यह किडनैपर भी हो सकता है, क्योंकि यह किडनैपिंग का केस है तो फिरौती का कॉल भी आएगा। पुलिस ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए इन्होंने मिश्रा घर के फोन को टैप करना शुरू कर दिया। अभिषेक के गायब होने के दूसरे दिन यानी 11 नवंबर को मिश्रा के पास फिरौती का कॉल आया। किडनैपर ने लाल सलाम कहकर अपने बात की शुरुआत की। आगे कहा कि मैंने अभिषेक को किडनैप कर लिया है, इतने करोड़ रुपए दे दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। चूंकि यह कॉल पुलिस टैप कर रही थी, तो जिस नंबर से कॉल आया इसकी लोकेशन देखी जाती है। पता चला कि यह भिलाई से करीब 70 किलोमीटर दूर धमतरी इलाके से आया है। इसके कॉल डिटेल्स भी देखे जाते हैं। इस नंबर से कुछ खास कॉल नहीं किए गए थे। ऐसा लगा है कि यह नंबर हाल ही में एक्टिव हुआ है, यानी सिम कार्ड नया खरीदा गया था। इन सभी चीजों से पुलिस समझ गई कि यह मामला बहुत आगे जाएगा, इसलिए इन्होंने अब और भी ऑफिसर्स को काम पर लगाया। बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। यह केस हाई प्रोफाइल तो था ही, मिश्रा परिवार की पहुंच का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पुलिस के अधिकारी से बात की थी और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने को भी कहा। जिस इलाके से वह फिरौती का कॉल आया, वहां के आसपास जितने भी एक्टिव नंबर थे सबकी जांच की जाती है। करीब 18 से 1900 नंबर्स के कॉल डिटेल्स छाने गए। 500 से ज्यादा पुलिस वाले केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो बातें किडनैपर्स के द्वारा आईपी मिश्रा से की गई थी, उन बातों को ध्यान से सुना जाता है। लाल सलाम बोलकर बातों की शुरुआत हुई थी। ऐसा कई नक्सली संगठन करते हैं। इससे बात साफ हो गई कि नक्सलियों ने ही अभिषेक को किडनैप किया है। अब इससे पहले जितने भी किडनैपिंग के केसेस अलग अलग पुलिस स्टेशंस में दर्ज हुए थे, जितने भी किडनैप हुए लोगों के परिजनों को कॉल आए थे, उनसे नक्सलियों ने कैसे बात की थी, इसके सारे रिकॉर्ड्स देखे गए। उन केसेस को हैंडल करने वाले ऑफिसर से बात की गई। ये सब करके पुलिस को एक हैरान करने वाली बात पता चली। कई नक्सली संगठन लाल सलाम कहकर एक दूसरे से मिलते हैं, बातें शुरू करते हैं, खत्म भी लाल सलाम से ही करते हैं। पर किडनैपिंग के दौरान जब भी नक्सलियों ने विक्टिम के घर वालों से बात की, इन्होंने लाल सलाम कहकर बातों की शुरुआत नहीं की थी। ये नॉर्मली बात कर रहे थे। भले ही ये आपस में लाल सलाम बोलकर मिलते हो, लेकिन ये आम लोगों से ऐसे नहीं मिलते। पुलिस को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगा कि अभिषेक को किडनैप करने वाले वो किडनैपर्स पुलिस को घुमा रहे हैं। इनका माइंड और इन्वेस्टिगेशन को नक्सलियों की ओर कर रहे हैं, जबकि यह कोई और ही है। लगा कि इन्होंने जिन पैसों की मांग की, इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस इन्हें अभिषेक से मतलब है। पुलिस इन तक ना पहुंच पाए, इसीलिए किडनैपर्स ने नक्सली वाली कहानी बनाई हो। इनकी अभिषेक से बहुत गहरी दुश्मनी होगी। चिंता तो इस बात की भी थी कि पता नहीं अभिषेक जीवित भी मिलेगा या नहीं। इसी में पुलिस को खबर मिली कि बलौदा बाजार नाम की जगह पर किसी का सर कटा शव बरामद हुआ है। फौरन भिलाई से पुलिस की एक टीम बलौदा बाजार पहुंचती है। चूंकि शव का चेहरा नहीं था, तो इसकी पहचान कैसे करें? अब एक ही रास्ता बचता है, डीएनए जांच कराना। घर वालों को इस शव के बारे में बताया गया। खबर सुनकर मिश्रा परिवार के हाथ पैर फूल गए। यह लोग सहम से गए। इसके बाद लैब में शव के डीएनए को अभिषेक के पिता के डीएनए से मैच कराया जाता है। खुशकिस्मती से यह मैच नहीं हुआ। इससे घर वालों की जान में जान आई। ऐसे ही जांच करते करते 2 हफ्ते गुजर गए। अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिला। केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दिया गया। सोचा कि अभिषेक के कॉल डिटेल्स की जांच किया जाए। वह किन किन लोगों से बात करता था, आखिरी बार किससे बात की थी, उसकी लोकेशन कहां पर आखिरी बार दिखी थी, वह 9 नवंबर को कहां कहां पर गया था। पुलिस इन सब चीजों की जांच करना शुरू कर देती है। अभिषेक की सीडीआर जांच में हजारों नंबर्स मिले। पुलिस को जिन पर शक होता, उनकी अलग लिस्ट बनाई जाती। इनसे स्पेशल तरीके से पूछताछ किया जाता। इसमें अभिषेक के जानने वाले थे, दोस्त थे, साथ में काम करने वाले थे। जिन लोगों को काम से निकाला गया था, जिनसे थोड़ी नाराजगी थी, हर एक से पूछताछ किया गया। यही सब करने में पूरा महीना गुजर जाता है। धीरे धीरे फोन नंबर्स की संख्या कम होती जा रही थी। लगा कि हम लोग कातिल के बहुत करीब है। पूछताछ के साथ ही पुलिस लोकेशन की भी जांच करती है। अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे भी नंबर थे जिन पर अभिषेक सालों से बात कर रहा था। इसी में एक नाम सामने आया, किमसी कंबोज। आखिरी बार अभिषेक ने इसी लड़की से बात की थी। इस लड़की से पूछताछ करने से पहले इसके बारे में छानबीन किया जाता है। इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं। आखिर अभिषेक से यह लड़की क्यों बात करती थी, या अभिषेक इससे अक्सर कॉल क्यों करता था। पता चला
के शंकराचार्य कॉलेज में एचआर की पोस्ट पर जॉब करती थी। साथ में अभिषेक की पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। करीब 2 साल पहले ही यानी 2013 में किमसी ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि इसकी शादी हो गई। कॉलेज के पुराने स्टाफ से उड़ती उड़ती खबर यह भी आई कि अभिषेक मिश्रा और किमसी कंबोज के बीच कुछ नजदीकियां थीं। अभिषेक के गायब होने वाली रात आखिरी बार इसी लड़की से बात हुई थी। पुलिस को इस लड़की पर कुछ खास शक नहीं हुआ क्योंकि यह दोनों अक्सर बातें करते थे। किमसी अपने पति के साथ भिलाई के स्मृति नगर में रहती थी। इसका 1.5 साल का एक बच्चा भी था। उस दिन भी इसने स्मृति नगर से ही अभिषेक को कॉल किया था। इसी में अभिषेक के फोन की लोकेशन भी आती है। इसमें सामने आया कि अभिषेक भिलाई वाले घर से स्मृति नगर गया था। यहाँ थोड़ी देर रहा, फिर रायपुर हाईवे पर एयरपोर्ट के पास चला गया। यही जगह फोन की आखिरी लोकेशन थी। इसके बाद ही लोकेशन गायब हो गई। लगा कि इसी जगह से अभिषेक को किडनैप किया गया होगा, क्योंकि उस दिन आखिरी बार किमसी का ही कॉल अभिषेक को आया था और यह भी स्मृति नगर में है। अभिषेक की लोकेशन भी एक बार इसी जगह पर दिखी। पुलिस ने सोचा कि क्या किमसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह तो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। अभिषेक भी शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे। आखिर ये क्यों मिलेंगे? भले ही ये दोनों एक समय में साथ थे, पर अब नहीं है। पुलिस से जो हो रहा था सब कुछ किया जा रहा था। सोचा कि एक बार किमसी से भी पूछताछ कर लिया जाए। पुलिस इसे बुलाकर बात करती है। किमसी मानती है कि अभिषेक से इसकी पास्ट में कुछ नजदीकियां थीं, लेकिन अब नहीं है। दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। शादी हो चुकी है। अब दोनों दोस्त के सिवा कुछ भी नहीं है। किमसी की लोकेशन देखी गई तो इसमें मिला कि यह अपने घर पर ही थी, कहीं आई गई नहीं थी। बात करने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है। वापस से घूम फिर कर जांच उसी जगह पर ठहर गई जहां से शुरू हुई थी। इतना सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। जांच कर रहे ऑफिसर के दिमाग में अजय देवगन की एक मूवी आती है। यह थे दृश्यम। यह मूवी और अभिषेक जैन की घटना, दोनों में कुछ समानताएं थीं। उसमें भी माता पिता गायब हुए, बेटे की तलाश कर रहे थे। यहाँ भी यही सीन है। जांच की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, इसके आइडिया के लिए ऑफिसर्स दृश्य मूवी देखते हैं और ये कई बार देखते हैं कहाँ से कौन सा सबूत छूट रहा है, मूवी में कौन कौन सी गलती हुई जिससे कातिल बच गया। अगर ऐसे करते तो कातिल पकड़ा जाता। यही सब कुछ सोचकर ऑफिसर मूवी देख रहे थे। अभी तक जो भी जांच की गई, पुलिस के सामने बस एक ही नाम था, किमसी कंबोज, जो अब किमसी जैन बन चुकी थी क्योंकि इसकी शादी एक बिजनेसमैन विकास जैन से हुई थी। सोचा कि इतना सब कुछ तो कर लिया, आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ बचा ही नहीं है। इनमें एक ही नाम सामने आया, किमसी जैन। अभिषेक का पहले इससे ही कुछ रिश्ता था। यह अभी भी किमसी से बात करता था। जाहिर सी बात है कि किमसी के पति को अभिषेक से दिक्कत होगी ही, या शायद दोनों छिपकर बातें करते हो। अभिषेक की पत्नी को किमसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। शायद विकास जैन को भी अभिषेक के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर भी पुलिस किमसी जैन के पति विकास जैन का बैकग्राउंड निकालती है। अभी तक अभिषेक को गायब हुए 41 दिन बीत चुके थे। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार विकास जैन और अभिषेक मिश्रा एक ही कॉलेज के पास आउट थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, दोस्ती थी। पुलिस विकास जैन की 9 नवंबर की लोकेशन निकालती है। यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने एक नया रूप ले लिया। इन्हें एक क्लू मिला। जब अभिषेक मिश्रा स्मृति नगर से निकला तो इसके लोकेशन के साथ विकास जैन की भी लोकेशन साथ थी। इसके बाद अभिषेक जहां जहां पर भी गया, विकास जैन इसके साथ था। जिन गलियों से गुजरा, दोनों की लोकेशन सेम थी। लगा कि दोनों जहां भी जा रहे थे साथ जा रहे थे। इसी में रायपुर हाईवे पर अचानक दोनों की लोकेशन रुक गई। फिर अभिषेक की गायब हो जाती है, लेकिन विकास की बनी रही। इसके बाद विकास जैन वापस अपने घर स्मृति नगर आ गया। इस चीज से पुलिस को विकास जैन पर कुछ डाउट हुआ। इसके बाद 22 दिसंबर 2015 को, यानी अभिषेक के गायब होने के 1.5 महीने में, पुलिस विकास जैन को इसके घर से उठाती है। इस समय किमसी अपने बच्चे के साथ किसी काम से दिल्ली गई हुई थी। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि इसके पति को पुलिस ने उठा लिया है। पुलिस स्टेशन लाकर विकास से बात की गई। यह पुलिस के हर सवाल को मना करता रहा। पुलिस इससे सवाल पर सवाल कर रही थी कि अभिषेक मिश्रा कहाँ है, अभिषेक को कैसे जानते हो, वह तुम्हारे घर क्यों आया। विकास किसी भी सवाल के संतुष्टि भरे जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद पुलिस अपने असली रूप में आती है, अपना स्टाइल दिखाती है। इसके सामने इन्वेस्टिगेशन से मिले सारे एविडेंसेस रखे जाते हैं। विकास जैन की हिम्मत टूट गई। इसने बताया कि अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। यह खुद इसका चाचा और किमसी ने मिलकर अभिषेक का कत्ल कर दिया। इसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। किमसी ने अपनी आप बीती अपने पति को बताई थी। बात तब की है जब किमसी ने अभिषेक के यहाँ जॉब ज्वाइन किया। काम के सिलसिले में अभिषेक और किमसी की मुलाकात हुई। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। कॉल पर घंटों घंटों ये बातें करने लगे। आगे 2013 में किमसी के घर वाले किमसी की शादी करा देते हैं। पति का नाम था विकास जैन। ये भी अच्छी पत्नी पाकर खुद को खुशकिस्मत समझने लगे। ये पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। बिजनेसमैन थे। उधर अभिषेक की भी पहले ही शादी हो चुकी थी। देखा जाए तो दोनों की जिंदगी अलग अलग थी। परिवार वाले थे। चूंकि इनकी
जिंदगी के रास्ते अलग अलग हैं तो इन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। किमसी ऐसा कर भी रही थी, अभिषेक से दूरी बना रही थी। ये एचआर और अभिषेक की प्राइवेट सेक्रेटरी दोनों थी। अभिषेक नहीं चाहता था कि किमसी इससे दूर हो जाए। पहले इनमें जैसा रिश्ता था वैसा ही यह अभी भी बरकरार रखना चाहता था। किमसी ने जब ऐसा करने से मना किया तो अभिषेक इसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके पास किमसी की आपत्तिजनक कुछ तस्वीरें थीं। यह बयान किमसी के पति ने दिया कि अभिषेक किमसी को ब्लैकमेल करता था। आगे किमसी भी यही बताती है। ब्लैकमेलिंग की वजह से किमसी ने अपनी जॉब छोड़ दी और अभिषेक से दूरी बना दी। अब अभिषेक इसे कॉल करके परेशान करने लगा। जैसे दोनों बातें करते थे वैसे ही आपत्तिजनक बातें अभी भी अभिषेक किमसी से करना चाहता था। किमसी मना करे तो यह ब्लैकमेल करता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 साल बीत गए, 2015 आ गया। इसी तरह एक दिन किमसी के पति विकास जैन को पता चला कि इसकी पत्नी का कहीं कुछ चल रहा है। फिर इन्होंने अपनी पत्नी से बात की। किमसी ने अपने पति से सारी चीजें बताई कि पहले अभिषेक और उसमें कुछ रिश्ते थे, शादी के बाद ये टूट गए। फिर भी अभिषेक मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। यह सुनकर विकास को बहुत गुस्सा आया। इसी समय इसने सोच लिया कि अभिषेक से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसका परिवार पावरफुल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए रास्ते से जरूर हटा सकते हैं। इसके बाद विकास जैन अपने चाचा से बात करता है। तीनों एक जगह पर मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। इन्होंने हर बारीकी को ध्यान में रखकर सारा प्लान बनाया। 9 नवंबर की शाम किमसी अभिषेक को कॉल करके अपने घर बुलाती है। बोला कि मैं घर पर अकेली हूँ, पति बाहर गए हैं, आज नहीं आएंगे, जल्दी से स्मृति नगर मेरे घर आ जाओ। यह सुनकर तुरंत अभिषेक किमसी से मिलने के लिए निकल जाता है। इसने अपने घर पर बोला कि यह किसी काम से बाहर जा रहा है, थोड़ी देर में लौट आएगा। वैसे वह घर विकास जैन के किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार का था। थोड़ी ही देर में अभिषेक किमसी के घर आया। पीछे से विकास और चाचा अजीत ने मिलकर इस पर हमला किया लोहे की रोड से। सर पर वार हुआ। अभिषेक तुरंत जमीन पर गिर जाता है। फिर दोनों मिलकर लोहे की रोड की और तेज धार हथियार से अभिषेक के ऊपर हमला करने लगे। एक समय के बाद दोनों ने सोचा कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। इनके घर में एक गार्डन भी था जहां पर सब्जियां उगाते थे। इन्होंने यहां पर पहले से ही 6 फीट का गड्ढा खोद रखा था। ये लोग शव को गड्ढे के पास लाते हैं और गड्ढे में फेंक देते हैं। यह भी खबर आई कि शव को गड्ढे में फेंकने के बाद करीब 100 किलो नमक गड्ढे में डाले गए थे ताकि शव जल्दी से गला खत्म हो जाए। फिर विकास अभिषेक की कार में बैठता है। इसने अभिषेक का फोन भी साथ ले लिया ताकि पुलिस को चकमा दे सके। अगर आखिरी लोकेशन यहीं की होगी तो पुलिस का शक भी यहीं आएगा। विकास गाड़ी को लेकर रायपुर एयरपोर्ट के पास जाता है। वहां पूरा इलाका सुनसान था। पीछे पीछे चाचा अजीत भी बाइक से आते हैं। जब विकास गाड़ी यहां पर छोड़े तो अपनी बाइक पर बिठाकर ये विकास को घर ले आए। साथ ही साथ अभिषेक के फोन को यहीं डिस्ट्रॉय भी कर दिया। पुलिस विकास से शव के बारे में पूछती है क्योंकि बिना सबूत के कत्ल साबित करना बहुत मुश्किल होता है। अगले दिन 23 दिसंबर को विकास पुलिस के साथ स्मृति नगर अपने घर आया। घर आकर विकास गार्डन के कोने में इशारा करता है। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हुई क्योंकि यहाँ पर गोभी के पौधे लगे हुए थे। पुलिस इससे दोबारा पूछती है। फिर इन पौधों को कहीं और शिफ्ट करके खुदाई शुरू हुई। करीब 6 फीट तक खुदाई करने के बाद पुलिस को डिकम्पोज हालत में एक शव बरामद होता है। अब यह शव अभिषेक का है या फिर नहीं, यह समझ नहीं आ रहा था। शव के पास से एक कड़ा चैन, ब्रेसलेट, घड़ी, चप्पल और भी कई चीजें मिली। अभिषेक के घर वालों को सारी चीजें दिखाई गई। इन चीजों से परिवार वाले अभिषेक को पहचान जाते हैं। आगे शव की फोरेंसिक जांच के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल भेज दिया जाए जो रायपुर में था। प्लान के तहत विकास ने कत्ल के 2 दिन पहले ही 6 फीट का गड्ढा खुदवाया। ये होते हुए इसके पड़ोसी देखते हैं। इससे ये वजह पूछते हैं। विकास ने बताया कि यहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस लगाना है। ये एक रोड जैसा डिवाइस है। इसके सिरे पर और भी कई रोड जैसे निकले होते हैं। ऐसा डिवाइस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल की छत पर लगाए जाते हैं। इसे लगाने से आकाशीय बिजली जब भी आसपास कहीं गिरती है तो ये डिवाइस इसे कैच कर लेता है और जमीन में भेज देता है, जिससे यहाँ पर लगाए गए इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब होने से बच जाते हैं। कत्ल करने के बाद जब इन्होंने शव को गड्ढे में फेंककर उसे ढका तो कोई भी बता देता कि यहाँ पर मिट्टी की खुदाई हुई है। इसे छिपाने के लिए किमसी ने दूसरी जगह के गोभी के पौधों को उखाड़कर यहाँ पर लगा दिया। सुबह में ये कुछ और भी पौधे खरीद कर लगाती है। वह फिरौती वाला कॉल भी विकास ने किया था। इसके लिए इसने नई सिम खरीदी और अपने घर से दूर जाकर किया। 24 दिसंबर को दिल्ली में एक टीम भेजकर किमसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब दोनों पुलिस रिमांड में लेती है। 26 दिसंबर तक चाचा अजीत भी अरेस्ट हो गए। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। दुर्ग के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। सुनवाई हुई मई 2021 में। अजीत जैन और विकास जैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ में इन पर 15,000 का जुर्माना भी लगा। किमसी जैन को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर
केस से बरी कर दिया जाता है। किमसी का आरोप था कि अभिषेक इसे ब्लैकमेल करता था। यही अभिषेक के परिवार वाले इससे साफ इनकार कर देते हैं। बोले कि अभिषेक ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह तो सीधा सादा साफ दिल इंसान था। अब किमसी अभिषेक पर कोई भी इल्जाम लगाए, अभिषेक इसका डिफेंस करने के लिए नहीं आ सकता है। ये भी परिवार वालों का कहना था, जो मेन आरोपी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। किमसी जैन इसे सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया। घर वाले इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।